हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 6 के बारे में। इससे पहले हमने इस सीरीज में 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारी प्लेलिस्ट में उत्तराखंड की काफी सारी वीडियोज अपलोडेड हैं। उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड के अदर टॉपिक्स काफी अच्छी तरीके से, मैराथन क्लासेस, 400 वाले ऑब्जेक्टिव के पार्ट, तो उन प्रश्नों से भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी ये सीरीज उत्तराखंड के सभी एग्जाम, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक के साथ साथ ही वीडियो, वीपीडीओ, आपका रिप्रवर्तन सिपाही, उत्तराखंड पुलिस, साथ ही साथ जो 854 पदों पर भर्ती आई हुई है, 751 पदों पर कनिष्ठ सहायक की भर्ती आई हुई है, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आपको ये सीरीज अच्छे से देखनी है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और डेली हमारी ये सीरीज चलती है, तो आप डेली वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है। अगर आप उस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इस सीरीज की बात करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि कुली एजेंसी के संचालन हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी। तो कुली एजेंसी के संचालन हेतु विजडम समिति बनाई गई थी। तो थोड़ा सा मैं आपको कुली एजेंसी के बारे में सबसे पहले दोस्तों बता देता हूं कि कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी और क्या क्या इसका इतिहास रहा है। वैसे अगर कुली एजेंसी के इतिहास के बारे में बात करें तो काफी लंबा इसका इतिहास हमें माना जाता है, लेकिन हमें बस इंपोर्टेंट चीजें याद रखनी है कि कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहला पॉइंट है, तो 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? जोध सिंह नेगी के द्वारा। जोध सिंह नेगी जी के द्वारा 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है। तो कुली एजेंसी के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? जोध सिंह नेगी जी को जाना जाता है। और जो कुली एजेंसी बनाई गई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे कौन? डिप्टी कमिश्नर स्टोवेल। डिप्टी कमिश्नर स्टोवेल इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना गढ़वाल में की गई थी। और कुमाऊं में कुली एजेंसी की स्थापना सर्वप्रथम 1911 में की जाती है। कहां पे? नैनीताल में, ठीक है। इसके बाद में कुली एजेंसी का इतिहास तो दोस्तों काफी बड़ा है, तो इतनी चीजों पर हम नहीं जाएंगे। तो यहां पर जो हमारा प्रश्न है उस पर हम आते हैं कि कुली एजेंसी के संचालन हेतु कौन सी समिति बनी थी। तो विजडम समिति बनी थी। अब ये विजडम समिति कब बनी थी, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो ये विजडम समिति बनी थी हमारी 1918 में। अब मैं आपको दोस्तों एक और बताऊं, ये विजडम कौन थे? विजडम, जिनका पूरा नाम था क्या? पर्सी विजडम। पर्सी विजडम, जो कि एक कुमाऊं कमिश्नर थे। और कौन से नंबर के दोस्तों? 16वें नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे। कौन? पर्सी विजडम, जो 1914 से लेकर के 1924 तक कुमाऊं कमिश्नर के रूप में रहे थे। तो 1914 से लेकर 1924 के बीच में जो जो भी चीजें हुई थी ना, वह पर्सी विजडम के ही कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों आपसे डायरेक्टली एग्जाम में ना कोई भी प्रश्न पूछ देगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछ देगा एग्जाम में कि उत्तराखंड में असहयोग आंदोलन के समय पे उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पर्सी विजडम था। ऐसे ही उत्तराखंड में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई, उस टाइम पे उत्तराखंड में कमिश्नर कौन था या कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पर्सी विजडम था। इसी प्रकार से प्रश्न पूछ जाएगा, जब कुमाऊं परिषद का गठन हुआ उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? पर्सी विजडम था। या जब कुली बेगार आंदोलन हुआ उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो थे पर्सी विजडम। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पर्सी विजडम जो कि 16वें कुमाऊं कमिश्नर थे, 1914 से 1924 तक यह कुमाऊं कमिश्नर बने रहे। और इन्हीं के कार्यकाल में विजडम समिति की स्थापना की गई थी। अब ये विजडम समिति को स्थापित करने का मूल कारण क्या था दोस्तों? ये विजडम समिति को स्थापित करने का एक मूल कारण था कि कुली एजेंसी का संचालन कैसे किया जाएगा। तो यहीं से एक हमारा पॉइंट आता है। 1918 की दोस्तों बात होती है। स्थापना करते हैं कौन? विजडम के द्वारा स्थापना की जाती है कुली बेगार समिति। कुली बेगार समिति की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? विजडम के द्वारा की जाती है। और इसी समिति के द्वारा फिर कुली एजेंसी के संचालन देखा गया था। तो अब यहां से प्रश्न इंपोर्टेंट ये बनता है कि विजडम समिति की स्थापना क्यों की गई थी कुली एजेंसी के संचालन हेतु? और मुख्यतः इसका कारण था क्या? कुली बेगार समिति की स्थापना 1918 में जब पर्सी विजडम ने करी थी, तो इसी बेगार समिति के द्वारा फिर कुली एजेंसी के संचालन हेतु भी चीजें देखी जाती रही थी। वैसे दोस्तों इसका इतिहास हमारा काफी बड़ा है, तो उतना हम इतिहास में नहीं जाएंगे। यहां पर हम सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात करेंगे कि कुली एजेंसी के संचालन हेतु कौन सी समिति बनी थी। तो विजडम समिति बनी थी, ठीक है। कुली एजेंसी की स्थापना आपको बस याद रखना है 1908 में ठाकुर जोत सिंह नेगी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न आपको यहां से याद रखना है कि कुली एजेंसी हेतु एक कुली बेगार समिति की स्थापना की जाती है कब? 1918 में पर्सी विजडम जी की अध्यक्षता में। और इसी कुली बेगार समिति के द्वारा बाद में एक विजडम समिति का निर्माण किया जाता है, जो कि कुली एजेंसी के संचालन हेतु बनाई गई थी। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्या होप कब चलाया गया था। तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्या होप दोस्तों तो हमारी केदारनाथ आपदा आई थी। केदारनाथ आपदा कब आई थी? 16 से 17 जून 2013। ये पॉइंट भी काफी इंपोर्टेंट है कि केदारनाथ आपदा कब आई थी। तो 16 से 17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा आई थी। इसी केदारनाथ आपदा से बचाव हेतु या आपदा नियंत्रण हेतु ही ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। और कब से कब तक चलाया गया था? तो 17 जून से लेकर 2 जुलाई 2013 तक ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था हमारी इंडियन आर्मी या भारतीय सेना द्वारा, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ऑपरेशन सूर्या होप कब चलाया गया था? तो 17 जून से लेकर 2 जुलाई 2013 तक ये ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था।
अब दोस्तों जब हमारी केदारनाथ आपदा आई 16 से 17 जून 2013 को, तो उस टाइम पे कई सारे ऑपरेशन चले थे। उन सारे ऑपरेशन को आप लिख लीजिएगा। एक तो हमारा था क्या, ऑपरेशन सूर्या होप। इसी के साथ साथ में एक था हमारा ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत। इसी के साथ साथ में एक हमारा था ऑपरेशन गंगा प्रहार। तो ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि ऑपरेशन सूर्या होप, ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन गंगा प्रहार कब चलाए गए थे, तो ये आपदा बचाव हेतु ही चलाए गए थे। कब? 2013 में, जब केदारनाथ की आपदा आई थी 16 से 17 जून 2013 को। और केदारनाथ आपदा का प्रमुख कारण कौन सी ताल को माना जाता है, तो चौराबाड़ी ताल। चौराबाड़ी ताल को केदारनाथ आपदा का एक प्रमुख कारण के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर था, वहां से कोई बर्फ का पिंड गिरा, वो चौराबाड़ी ताल में गिरा। चौराबाड़ी ताल में क्या हुआ, पानी का लेवल अचानक से बढ़ गया, जिस कारण वहां पे क्या हुई, एक भयानक बाढ़ आई थी और काफी भयानक हिंसा हुई थी। इसमें काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। अभी तक भी लोगों की, ऐसा माना जा रहा है कि 5,000 से 10,000 के बीच के लोग अभी तक ऐसे हैं जिनकी अभी तक डेड बॉडी भी नहीं पाई गई है। तो इतने सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई, काफी सारे लोग मारे गए। काफी भयानक आपदा के रूप में इसे केदारनाथ आपदा को जाना जाता है। तो केदारनाथ आपदा में ही ऑपरेशन सूर्या होप को चलाया गया था। कब से कब तक? 17 जून से लेकर 2 जुलाई 2013 के मध्य में। और इसी दौरान हमारा ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन गंगा प्रहार भी चलाया गया था। अब इनकी ना दोस्तों आपको अलग अलग डेट हर जगह देखने को मिलेगी। जैसे ऑपरेशन राहत में कहीं कहीं बताया जाता है कि 17 जून से चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा प्रहार 19 जून से चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्या होप 21 जून से चलाया गया था। लेकिन मूलतः इन तीनों ऑपरेशनों का एक ही हमारा रीजन माना जाता है, क्या कि आपदा बचाव करना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। केदारनाथ आपदा 16 से 17 जून 2013 को आई थी और उसी के बाद में केदारनाथ आपदा से बचाव हेतु ही ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था, आपदा बचाव हेतु। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहली बैठक कब और कहां हुई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहली बैठक दोस्तों 1940 में डाडामंडी में हुई थी। डाडामंडी गढ़वाल में हमारी पहली बैठक हुई थी, किसकी? व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु। अब बात आती है कि कुमाऊं में सबसे पहली बैठक कब हुई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में। तो कुमाऊं में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी कब? दिसंबर 1940 में, ठीक है। और गढ़वाल में भी कब हुई थी? दिसंबर 1940 में हुई थी। और कुमाऊं में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में विद्याधर वैष्णव जी को जाना जाता है और गढ़वाल में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जगमोहन नेगी जी को जाना जाता है। तो यहां से आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखने हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहली बैठक कब और कहां आयोजित की गई थी। तो 1940 में गढ़वाल के डाडामंडी में यह बैठक आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न यहां से बनता है कि कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई थी। तो कुमाऊं में माना जाता है 6 दिसंबर 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो गढ़वाल में हुई थी दिसंबर 1940, यानी कि लास्ट में 27-28 दिसंबर 1940 के बीच में यहाँ पे गढ़वाल में क्या होती, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी? गढ़वाल में की गई थी जगमोहन नेगी जी के द्वारा और कुमाऊं में की गई थी विद्याधर वैष्णव जी के द्वारा। इसी कारण दोस्तों विद्याधर वैष्णव जी को कुमाऊं के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है और जगमोहन नेगी जी को गढ़वाल के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है। बाकी ये चीजें काफी डिटेल्स में आप उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ी होंगी। अगला हमारा प्रश्न है चौथा कि उत्तराखंड में शाक्त परंपरा से संबंधित अंगाली देवी मठ कहाँ स्थित है। तो अंगाली देवी मठ या अंगाली देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? यह टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और जो अंगाली देवी मठ है यह किस परंपरा से संबंधित है? तो शाक्त परंपरा से संबंधित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और जो अंगाली देवी मठ है यहाँ पर माता काली की पूजा शमशान वासिनी काली के रूप में की जाती है। तो शमशान वासिनी काली के रूप में माता काली की पूजा किस स्थान पर की जाती है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो अंगाली देवी मठ में की जाती है। और ये अंगाली देवी मंदिर या मठ कहाँ स्थित है, ये एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है, जो कि शाक्त परंपरा से संबंधित मठ माना जाता है। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड की वह प्रथा जिसमें विवाह के अवसर पर वर का विवाह में उपस्थित रहना आवश्यक नहीं होता है, किस प्रकार की विवाह प्रथा कहलाती है? तो यह विवाह प्रथा कहलाती है हमारी क्या दोस्तों? सरोज विवाह या फिर टक्के का विवाह। इस विवाह में ऐसा माना जाता है कि अगर वर उपस्थित नहीं भी है तब भी क्या होती है, हमारी उसकी शादी हो जाती है, यानी कि उसके परिवार वाले बारात लेके जाते हैं और दुल्हन को उठा के सीधे घर ले आते हैं, ठीक है। तो यही प्रथा है, अभी तो वर्तमान में विलुप्त हो गई है, लेकिन प्राचीन समय में थी। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है सरोज प्रथा या फिर टक्के के प्रथा से संबंध में कि यह उत्तराखंड की एक ऐसी प्रथा है जिसमें विवाह के अवसर पर वर का विवाह में उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं होता था। यानी कि अगर वर नहीं भी हो तब भी क्या हो जाता था, विवाह हो जाता था। वर के घर वाले जाते थे और लड़की के मतलब जो कन्या के वहां से कन्या को लेकर अपने घर आ जाते थे। इसी विवाह को सरोज विवाह या फिर टक्के का विवाह कहकर भी संबोधित किया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है।
सकता है कि निम्न में से सरोज विहार या टके का विहार का संबंध किस कथन से है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एटकिंसन ने अलकनंदा एवं भागीरथी का मध्यवर्ती प्रदेश किसे माना है। तो एटकिंसन ने अलकनंदा और भागीरथी के मध्यवर्ती प्रदेश के रूप में बात करी है किसकी, अंतरंग विषय की। क्या, अंतरंग विषय। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि एटकिंसन ने अलकनंदा एवं भागीरथी का मध्यवर्ती प्रदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है, तो इसे अंतरंग विषय उसने कहा है। अगला हमारा प्रश्न है 7वां कि उत्तराखंड के किस पर्वत को ब्यूटी ऑफ गढ़वाल कहा जाता है। तो उत्तराखंड में दोस्तों नीलकंठ महादेव पर्वत को क्या कहा जाता है, ब्यूटी ऑफ गढ़वाल नाम से भी जाना जाता है। मेनली नीलकंठ महादेव मंदिर भी दोस्तों कहां स्थित है, हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। तो उसी पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित नीलकंठ महादेव पर्वत को ब्यूटी ऑफ गढ़वाल नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ये बुक में डायरेक्टली ये पॉइंट दिया गया था, तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन के रूप में बता दिया है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर भी कहां स्थित है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो पौड़ी गढ़वाल में ये मंदिर स्थित है। और अगर पौड़ी गढ़वाल ऑप्शन में नहीं होगा और लोकेलिटी के हिसाब से पूछेगा तो ऋषिकेश के पास में स्थित माना जाता है नीलकंठ महादेव मंदिर, तो आप ऋषिकेश भी मार सकते हैं। वैसे ऋषिकेश दोस्तों 3 जनपदों के बॉर्डर में है, टिहरी, पौड़ी और देहरादून। ठीक है, 3 जनपदों के बॉर्डर की सीमा यहाँ पे लगती है, इस कारण ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र ना काफी कॉम्प्लिकेटरी सिटी वाले भी होते हैं। तो उत्तराखंड के किस पर्वत को ब्यूटी ऑफ गढ़वाल के नाम से जाना जाता है, नीलकंठ महादेव को जाना जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि लक्ष्मण की तपोस्थली कोटाली शिखर और कल्याण खुला उत्तराखंड में कहां स्थित है, तो ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यहां से दोस्तों ये लक्ष्मण तपोस्थली वाला प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है कि लक्ष्मण की तपोस्थली तपोवन उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो टिहरी गढ़वाल जनपद में दोस्तों लक्ष्मण की तपोस्थली तपोवन स्थित है। आप तपोवन दोस्तों टिहरी में भी स्थित है, तपोवन हमारा एक चमोली में भी स्थित है, एक तपोवन हमारा उत्तरकाशी जनपद में भी स्थित है। लेकिन जो लक्ष्मण जी की तपस्थली, जो रामायण काल में लक्ष्मण थे, उनकी तपस्थली के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है, तो जाना जाता है तपोवन, जो कि कहां पड़ता है, टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। इसी के साथ साथ कोटाली शिखर और कल्याण खुला भी कहां है, टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई दोस्तों कब, 14 नवंबर 1965 को। और नेहरू पर्वतारोहण की संस्थान की स्थापना कहां की गई है, या ये संस्थान कहां स्थित है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। इसे NIM नाम से भी जानते हैं, NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और यह प्रश्न एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई, 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना होती है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस सरोवर में हिमालय की अप्सराएं आकर स्नान किया करती थी। ठीक है, तो अंधरी ताल या अप्सरा ताल या आंचरी ताल भी इसे कहा जाता है, जो कि कहां स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। इसी ताल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हिमालय की अप्सराएं आकर स्नान किया करती थी। और एक बार UBTR के एग्जाम पेपर में यह प्रश्न डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया था कि किस सरोवर में हिमालय की अप्सराएं आकर स्नान किया करती थी, तो वो था हमारा अंधरी ताल, जिसे अप्सरा ताल भी कहा जाता है। कहां स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा और खेंट पर्वत भी कहां स्थित है, वह टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, नैनीताल में पहाड़ संस्थान की स्थापना कब हुआ, किसने करी थी। तो पहाड़ संस्थान दोस्तों एक काफी महत्वपूर्ण संस्थान है, क्योंकि आप लोगों ने अस्कोट आराकोट यात्रा के बारे में सुना होगा, जिसे हिमालयन दिग्दर्शन यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होती है। उस यात्रा का आयोजन भी किसके द्वारा किया जाता है, पहाड़ संस्थान के द्वारा ही किया जाता है। इसी कारण ये प्रश्न यहाँ पे इंपोर्टेंट है हमारा कि नैनीताल में, या हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि पहाड़ संस्थान की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी। तो पहाड़ संस्थान की स्थापना 1983 में शेखर पाठक जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, शेखर पाठक जी के द्वारा की गई थी। अब यहीं से आपको दोस्तों एक चीज नोट करनी है कि इसी पहाड़ संस्थान के द्वारा अस्कोट आराकोट यात्रा, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, अस्कोट आराकोट यात्रा एग्जाम में पूछा गया है। अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किया जाता है इसी पहाड़ संस्था के द्वारा। और अस्कोट आराकोट यात्रा को ही हिमालयन दिग्दर्शन यात्रा भी कहते हैं, हिमालयन दिग्दर्शन यात्रा भी इसे कहा जाता है। और जो ये अस्कोट आराकोट यात्रा है, यह पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट से लेकर आराकोट उत्तरकाशी तक की यात्रा है। ठीक है, काफी लंबी यात्रा है। और इस यात्रा की शुरुआत कब से हुई थी, अस्कोट आराकोट यात्रा की, अगर आपको यही नोट करना है, तो 25 मार्च 1974 को सबसे पहले इस अस्कोट आराकोट यात्रा की शुरुआत हुई थी। कब, 25 मार्च 1974 को। तो अस्कोट आराकोट यात्रा काफी प्रसिद्ध यात्रा है, जिसकी शुरुआत किसने की थी, ऐसा माना जाता है कि पहाड़ संस्थान के द्वारा इसकी शुरुआत, मतलब इस यात्रा को आयोजित कराया जाता है। और इस यात्रा को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, वह जाता है शेखर पाठक जी को। ठीक है, और इसी यात्रा को, अस्कोट आराकोट यात्रा को ही हिमालयन दिग्दर्शन यात्रा के नाम से भी जानते हैं। और 25 मार्च 1974 को सबसे पहले इस यात्रा को शुरू किया गया था। मेनली 45 दिन की पैदल यात्रा के रूप में इस अस्कोट आराकोट यात्रा को जाना जाता है। और प्रत्येक 10 वर्षों में इस यात्रा का आयोजन होता है। कब, प्रत्येक 10 वर्षों में। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। अब यहीं से एक और प्रश्न हमारा बनता है कि पहाड़ संस्थान की स्थापना भी कब की गई, 1983 में की गई। किसके द्वारा की गई, शेखर पाठक के द्वारा की गई। इसी कारण पहाड़ संस्थान के द्वारा ही इस हिमालयन दिग्दर्शन यात्रा या अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए शेखर पाठक जी के बारे में एक और इंपोर्टेंट फैक्ट है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय नामक पुस्तक किसकी है। आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्या, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय,
इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय नामक पुस्तक किसकी है, वो भी शेखर पाठक जी की ही है। और शेखर पाठक जी को 2007 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 2007 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी रचना कुमाऊं साहित्य हेतु, तो कुमाऊं साहित्य रचना किसकी है, ये भी किसकी है, शेखर पाठक जी की ही है। और इसी के साथ साथ इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय जो रचना है ये किसकी है, ये भी शेखर पाठक जी की ही है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा 12वां प्रश्न है कि कत्यूरी शासन काल में प्रशासनिक भवन को क्या कहा जाता था। तो कत्यूरी शासन काल में जो प्रशासनिक भवन हुआ करता था उसे एपी कहा जाता था। क्या, एपी, एपी, ठीक है। और कत्यूरी राजवंश हम कहें या कार्तिकेयपुर राजवंश कहें, जो कि क्या था दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। क्या, कत्यूरी राजवंश या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है। और इन्हीं कत्यूरियों के या कार्तिकेयपुर के काल को दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल किसके काल को या किस राजवंश के काल को जाना जाता है, तो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के काल को ही जाना जाता है। कुछ इतिहासकार दोस्तों कत्यूरी और कार्तिकेयपुर दोनों राजवंशों को एक ही मानते हैं, यानी कि कत्यूरियों को भी कार्तिकेयपुर की ही एक शाखा के रूप में जाना जाता रहा है। अब यहां से प्रश्न आता है कि ये कत्यूरी राजवंश की स्थापना कब और किसने करी। तो कत्यूरी राजवंश की स्थापना दोस्तों कत्यूरी राजवंश के संस्थापक के रूप में बसंत देव या वासुदेव को जाना जाता है, ठीक है, बसंत देव या वासुदेव। और वहीं कत्यूरी राजवंश का या कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो उसमें सुभिक्ष राजदेव, जो कि आयोग ने माना है, एग्जाम में प्रश्न आया गया था कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था, वो था सुभिक्ष राजदेव। और कहीं कहीं आपको ब्रह्मदेव या फिर वीरमदेव का नाम भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वो था बसंत देव, ठीक है। और कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो या तो ऑप्शन में सुभिक्ष राजदेव है तो सुभिक्ष राजदेव सही होगा, और सुभिक्ष राजदेव नहीं है तो फिर ब्रह्मदेव सही होगा। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। बाकी कत्यूरियों के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप उनको भी डिटेल्स में देख सकते हैं। अगला हमारा दोस्तों 13वां प्रश्न है कि सिरगुल या श्रीकुल देवता का मंदिर या मूल स्थान कहां स्थित है। तो हम बात करें दोस्तों सिरगुल या श्रीकुल देवता का मूल स्थान या मंदिर कहां स्थित है, यह रवाई क्षेत्र में जौनसार बाबर की सीमा पर स्थित है, यानी कि रवाई जौनसार वाले क्षेत्र में स्थित है क्या, सिरगुल या श्रीकुल देवता का मंदिर, ठीक है। और कौन से पर्वत पर स्थित है पूछा जाएगा, तो जाख डांडे पर, क्या जाख डांडे पर स्थित है क्या, सिरगुल या श्रीकुल देवता का मंदिर। अगर आपसे दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि उत्तराखंड में श्रीगुल या श्रीकुल देवता के मूल स्थान के रूप में कौन से क्षेत्र को जाना जाता है, तो रवाई या जौनसार बाबर के आसपास का क्षेत्र, जो कि हमारे देहरादून और उत्तरकाशी की सीमा पर पड़ता है, उसे ही सिरगुल या श्रीकुल देवता के मूल स्थान के रूप में जाना जाता रहा है, ठीक है। रवाई क्षेत्र पड़ता है कहां पे, देहरादून में, और जौनसार बाबर वाला क्षेत्र, रवाई क्षेत्र पड़ता है उत्तरकाशी में, और जौनसार बाबर वाला क्षेत्र पड़ता है हमारा कहां पे, देहरादून जनपद में। अगला पॉइंट है हमारा 14वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य की ओर से किसी व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप में प्रदान की गई कृषि योग्य भूमि क्या कहलाती थी। तो ये दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, इसे कहा जाता है क्या, अकर भूमि। अकर भूमि ऐसी भूमि थी जो कि मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास में किसी व्यक्ति को राजस्व मुक्त के रूप में प्रदान की जाती थी। राजस्व मुक्त के रूप में प्रदान की जाने वाली कृषि योग्य भूमि को ही अकर भूमि कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी है ये। क्या, उत्तराखंड की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य की ओर से किसी व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप में प्रदान की गई कृषि योग्य भूमि, यानी कि ऐसी कृषि भूमि जिसे राजस्व से हटाकर जो प्रदान कर दी जाती है उसे क्या कहते हैं, अकर भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15वां, उत्तराखंड में अखवाड़ी क्या है। तो उत्तराखंड में अखवाड़ी दोस्तों एक क्या है, भोज्य व्यंजन है, यानी कि एक खाने का व्यंजन है जो कि मक्के का नमकीन दलिया होता है। मक्के का नमकीन दलिया ही उत्तराखंड में अखवाड़ी नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है, भोज्य व्यंजन है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक है कौन, प्रोफेसर गणेश सैली जी। एग्जाम में पूछा गया है और इंपोर्टेंट भी है कि मसूरी मेडले के लेखक कौन है, प्रोफेसर गणेश सैली जी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अखिल तारिणी मंदिर या खिलपति मंदिर कहां स्थित है। तो उत्तराखंड में अखिल तारिणी मंदिर या देवस्थल या खिलपति मंदिर कहां स्थित है, यह चंपावत जनपद के लोहाघाट में स्थित है। तो चंपावत जनपद में स्थित है अखिल तारिणी मंदिर या फिर खिलपति मंदिर। अगला हमारा प्रश्न है 18वां कि अगस्त्य ऋषि की तपस्थली या अगस्त्य मुनि का देवालय उत्तराखंड में कहां स्थित है। तो अगर अगस्त्य ऋषि की तपस्थली या देवालय उत्तराखंड में कहां स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्य मुनि में स्थित है। और अगस्त्य ऋषि की तपस्थली या देवालय होने के कारण ही इस स्थान को अगस्त्य मुनि नाम दिया गया है। तो अगस्त्य ऋषि की तपस्थली या अगस्त्य मुनि का देवालय कहां स्थित है, अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। और जो अगस्त्य मुनि का देवालय या मंदिर है, यह छत्र रेखा शिखर शैली में निर्मित माना जाता है। और इस मंदिर के पुजारी होते हैं कौन, कुंजवाल नामक
ब्राह्मण। ठीक है, इसी के साथ टिहरी के श्यारी में भी अगस्त मुनि का एक देवालय स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद दिवरा या देव यात्रा का आयोजन किया जाता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों कि अगस्त मुनि देवालय में कितने वर्षों के बाद देव यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो 12 वर्षों के बाद यहाँ पर देव यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो आज के क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप दोबारा पढ़िएगा कि अगस्त मुनि की तपस्थली या अगस्त मुनि के देवालय के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है, तो अगस्त मुनि क्षेत्र जाना जाता है, जो कि कहां स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। कौन सी शैली में बना हुआ है मंदिर, तो छत्ररेखा शिखर शैली में बना हुआ है। और इस मंदिर के पुजारी कौन होते हैं, कुंजवाल नामक ब्राह्मण होते हैं। और टिहरी के सियारी में भी एक अगस्त मुनि का देवालय है, जहां पर क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद दिव्या या देव यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगला हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य औषधि पादप बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है, या हम कहें स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड का मुख्यालय यहाँ पर कहां स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 2001 को की गई थी। तो दोस्तों देखिए यहाँ से दो प्रश्न है कि उत्तराखंड में राज्य औषधि पादप बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न ये आता है कि उत्तराखंड में राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 14 अगस्त 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। और इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो होते हैं मुख्यमंत्री साहब। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में जड़ी बूटी उद्योग केंद्र कहां स्थित है। यह प्रश्न दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में जड़ी बूटी उद्योग केंद्र कहां स्थित है, तो ये देहरादून जनपद के सेलाकुई में स्थित है। क्या जड़ी बूटी उद्योग केंद्र, इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहां स्थित है, तो ये चमोली गौचर चमोली में स्थित है। ठीक है, वहीं उत्तराखंड में जड़ी बूटी उद्योग केंद्र कहां स्थित है, तो सिलाकुई देहरादून में स्थित है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने हैं। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनपुर तथा जौनसार बावर में मेष पालकों या एक बार मैं फिर से आपको प्रश्न पढ़ के बताता हूं कि उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र रवाई जौनपुर तथा जौनसार बावर के मेष पालकों द्वारा भेड़ों के रक्षक देवता के रूप में पूजित जाख देवता या श्रीगुल देवता का देव यात्रा जो वैशाख शुक्ल तृतीया या अक्षय तृतीया को आयोजित की जाती है, को स्थानीय स्तर पर किस नाम से पुकारा जाता है। यानी कि डायरेक्टली यह प्रश्न दिया गया है कि उत्तराखंड के जो रवाई जौनपुर वाला क्षेत्र है या जौनसार बावर वाला क्षेत्र है, वहां पर जो जाख देवता है या श्रीगुल देवता है, उनकी यात्रा को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये ऑप्शन है अकीतरी देव यात्रा, जाख यात्रा, कंडाली यात्रा या फिर पंचकोशी यात्रा। यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर देने की जरूर कोशिश करें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।